आज का वीडियो क्लास 10th के साथियों के लिए है। जो बच्चे क्लास 10th के परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए हम लोग जो सीबीएसई के द्वारा दिया गया मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, उसका सॉल्यूशन लेके आए हुए हैं। आशा करता हूँ कि ये आपको मदद करेगा और जो सीबीएसई ने ऑफिशियली पब्लिश किया है उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा इससे आपको मदद मिलेगी कि आप अपनी तैयारी को जांच लें कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। वेलकम टू डीएस स्टडी पॉइंट। और आप चाहते हैं कि हम लोगों की वीडियो आपके पास लगातार पहुंचती रहें तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपके यूट्यूब के इंटरफेस में हम लोग बार बार दिखते रहें और आपकी मदद करते रहें। ठीक है, आज की वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। देखिए कह रहा है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर रिटेन सच दैट ए इक्वल टू क्या दिया हुआ बेटा, ए इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर दिया हुआ है और बी इक्वल टू एक्स वाई क्यूब दिया हुआ है और एक्स और वाई क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो देन द रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बाय द एलसीएम ए कमा बी। क्या कह रहा, देन द रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बाय एलसीएम, रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट। तो यानी कि प्रोडक्ट अगर मैं देखूं, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई क्यूब, यही तो होगा। और एलसीएम से डिवाइड करना है तो एलसीएम भी निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, लिख लेते हैं ए इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और बी इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई क्यूब। एलसीएम निकालते समय क्या फार्मूला लगाते हैं वो आप बहुत प्यार से देखिए। जब कभी भी हम लोग एचसीएफ निकालते हैं और जब कभी भी हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में क्या ध्यान रखते हैं और एचसीएफ में क्या ध्यान रखते हैं, इस चीज को समझिए। जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, सेम टू सेम वो चीज दोनों ही संख्याओं में होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर 49 है और 35 है तो यहाँ पे 7 इंटू 7 और यहाँ पे 7 इंटू 5। तो यहाँ पर आप कहोगे कि एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ कहोगे आप 7। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कहोगे 7 है, ठीक है। लेकिन अगर लगे हाथ यहाँ पर बोला जाए कि एलसीएम निकाल दीजिए तो आप क्या कहोगे कि भाई जो मैच कर गया उसको तो ले लेते हैं और जो बचा है उसको भी ले लेंगे, ठीक है ना। तो 7 इंटू 7 इंटू 5 आ जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर एक्स क्यूब है और यहाँ पर एक्स है तो मैक्सिमम पावर क्या आएगा, एक्स क्यूब, सबको ले लेंगे मैक्सिमम पावर। यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई क्यूब है तो मैक्सिमम पावर क्या है, वाई क्यूब। तो ये मैक्सिमम पावर ले लेते हैं किसमें, एलसीएम के दौरान। और उसके बाद क्या कह रहा है, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बाय एलसीएम ए कमा बी। तो ए कमा बी के एलसीएम से क्या चीज करना है, इसको डिवाइड करना है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, डिवाइड कर देते हैं, वो होगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई की पावर 3 अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब। बनेगा क्या बेटा, ये एक्स की पावर 4 बनेगा, ये वाई की पावर 5 बनेगा अपॉन में एक्स क्यूब वाई क्यूब। ये क्या बनेगा, एक्स क्यूब से एक्स की पावर 4 खत्म हो जाएगा, एक्स बनेगा और वाई 5 से वाई क्यूब को डिवाइड करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर बनेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो बी होगा, जिसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। आगे क्या बात कर रहा है, गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल टू एफ एक्स हैज कितने जीरो, y इक्वल टू एफ एक्स। तो y इक्वल टू एफ एक्स मतलब एक्स एक्सिस की बात हो रही है, एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट किया है, तो एक बार कट किया है। तो यानी कि जीरो कितने होंगे, 1 जीरो। और उस जीरो की वैल्यू क्या होगी, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह पे जीरो रख देंगे तो y इक्वल टू एफ जीरो। मतलब ऐसा अगर मैं देखूं तो जहाँ पे f की वैल्यू जीरो हो जाए, बात समझ आ रही, तो उस केस में y इक्वल टू एफ एक्स पूछा है और जीरोज पूछ रहा है। तो उस केस में अगर मैं देखूं तो y की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू अगर जहाँ जीरो हो रही हो
वहाँ पे x की वैल्यू क्या है, तो मैं देखूंगा कि y की वैल्यू कहाँ जीरो होगी। तो हमको पता है कि y की वैल्यू x एक्सिस पे जीरो होती, तो उस दौरान x की वैल्यू कितनी निकल रही है 3। तो ये कोऑर्डिनेट जो है 3, 0 इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके जीरोज क्या है, तो जीरो है 3 और कितने जीरो हैं, तो 1 जीरो है। तो यानी कि ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए बेटा बी। बहुत आसानी से समझेंगे। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है, इस सवाल को ध्यान से समझेंगे तो समझ आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, आप लोगों को देखने में आराम होगा। टू लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। नॉन इंटरसेक्टिंग का केस क्या होता है, a1 अपॉन में a2 जो होगा ना, वो b1 अपॉन b2 के बराबर ही नहीं होगा। नॉन इंटरसेक्टिंग का केस, नॉन इंटरसेक्टिंग, एक तो अच्छा सॉरी ये इंटरसेक्टिंग का केस है, माफ करिएगा, एक इसका केस है, इंटरसेक्टिंग का केस है। और एक कोइंसिडेंस का केस होता है। कोइंसिडेंस में हमें पता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि एक लाइन जा रही है, इसी लाइन पे दूसरी लाइन शुरू हो गई। ये इंटरसेक्टिंग का केस है। नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब पैरेलल का केस है। तो ये क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखेंगे ये कौन सा केस बन रहा है भाई, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि ऑप्शन क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना। तो इसमें अगर हमको नेचर ऑफ रूट निकालना है तो हम लोगों ने खूब सीखा है। नेचर ऑफ रूट कैसे निकालते हैं बताएं, नेचर ऑफ रूट बड़े प्यार से निकालते हैं, बताइए याद आ रहा है कुछ। नेचर ऑफ रूट निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बी स्क्वायर माइनस 4ac की। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ सकती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू जीरो आ सकती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन जीरो आ सकती है। ये ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, रियल रूट्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, इक्वल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट इसको लिख सकते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और इसमें क्या होगा, तो आपको पता है इमेजिनरी या नॉन रियल, इमेजिनरी या नॉन रियल। तो यहाँ से डी की वैल्यू देखिए, इक्वेशन दी हुई है 9x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2 बराबर 0। यहाँ से ए की वैल्यू है 9, बी की वैल्यू है -6 और सी की वैल्यू है -2। ठीक है बच्चा पार्टी। तो यहाँ से डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 9 इंटू माइनस का 2। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा, तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी बताइए, तो ये वाली चीज़ हो जाएगी प्लस का 36, माइनस का 4 9 जा 36 और 36 और प्लस, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर लेते हैं। और ये क्या जाए 4 9 जा 36 और 36 2 जा 72, यानी कि अगर देखा जाए तो 36 और 72 जोड़ दिया जाए तो 6 2 8 हो जाएगा और 7 3 10 हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन जीरो। इट मीन्स इट इज अ रियल रूट। क्या है, रियल रूट, रियल या डिस्टिंक्ट, रियल ऑब्लिक डिस्टिंक्ट रूट। और याद रखेंगे कि यहाँ पर डिग्री क्या है, डिग्री 2 है, तो यानी कि 2 रूट तो होंगे, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। ठीक है ना, मोर देन 2 होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो रूट्स कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। तीसरे पे बात करते हैं, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब शायद विजिबल होगा आप लोगों को अच्छे से, देखेंगे क्या सवाल दिया हुआ बेटा। दो एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1 एंड दैट ऑफ अदर इज -8। ठीक है, दो एपी, एपी नंबर 1, एपी 1 और यहाँ पे एपी 2। यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1 और दूसरे वाले का -8 है। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, -1 और ये क्या है 8 है, और दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। ओके, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि डी। कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस लिख देता हूँ। कॉमन डिफरेंस जो होगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो मैंने मान लिया कि डी है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है, डी है। इसमें भी कॉमन डिफरेंस कितना है, डी है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन फोर्थ टर्म, तो कोई बात नहीं, ए4 माइनस का, इसको ए डैश लगा देंगे, इस वाले में जो है इसको ए मान लेते हैं, इसको ए डैश मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का a-4। ठीक है, अब इसको निकालना है, कोई बात नहीं, इसके जगह पे क्या होगा a+3d। ठीक है, और माइनस करना पड़ेगा, माइनस का
माइनस का ए डैश प्लस 3d, ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो बेसिकली ए प्लस 3d माइनस का ए डैश माइनस का 3d, ये फिनिश हो जाएगा और बनेगा ए माइनस ए डैश। तो माइनस का 1 माइनस ऑफ माइनस का 8 इक्वल टू 8 minus 1 7, which is the correct answer. Minus minus plus 8 minus 7, this is the correct answer. What is the ratio of line segment joining the इतना इतना is divided by x axis? इन्होंने पूछा बेसिकली m रेशियो n पूछ लिया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं m रेशियो n की तो बहुत प्यार से निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं तो तुम्हें पता होगा भाई। यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखिए 2, 3 -3 और 5, 6 दिया हुआ है और is divided by x axis, it is divided by x axis, it means x is present, y is not present, divided by x axis, okay। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ y के टर्म्स में इक्वेशंस लिखे जाएं, क्योंकि y यहाँ पे 0 है तो निकालना आसान हो जाएगा। तो y के टर्म्स में इक्वेशन क्या लिखेंगे, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2, है ना, इक्वल टू y का कोऑर्डिनेट दैट इज 0। यहाँ पे आप समझते हो ये वाला x1 है, ये वाला y1 है, ये वाला x2 है और ये वाला y2 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए इस बात को कि हमें m1 रेशियो m2 निकालना है। y2 की वैल्यू m1 इंटू y2 की वैल्यू देखिए, y2 की वैल्यू है 6 प्लस m2 इंटू y1 की वैल्यू क्या है -3, और ये बेटा जाके इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो m1 6m1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3m2, ये m1 अपॉन में क्या आ जाएगा m2 इक्वल टू 3 अपॉन में 6 इक्वल टू 1 अपॉन में 2। तो यहाँ से m1 रेशियो m2 आप साफ समझ में आ रहा होगा कि 1 रेशियो 2 है, तो इसमें कोई शंका समाधान है ही नहीं। ये वैल्यू इसका क्या आएगा 1 रेशियो 2 है जी। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसमें ये पॉइंट एक्स वाई कह रहा है, ये डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, हाउ मेनी सच पॉइंट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट लाई कर सकते हैं जो कि ओरिजिन से 5 यूनिट पे है, ये भी ये भी ये भी ये भी, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट जितने ड्रॉ कर सको उतने। तो यानी कि आंसर क्या होना चाहिए, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल है ए बी के, ध्यान देंगे ये जो डी ई है वो ए बी के पैरेलल है, ओके। और ए बी इक्वल टू स्मॉल ए दिया हुआ, ए बी इक्वल टू स्मॉल ए, ठीक है, और डी ई इक्वल टू एक्स दिया हुआ, ठीक है, और ई बी इक्वल टू बी दिया हुआ, ठीक है, ई बी इक्वल टू बी, और ई सी इक्वल टू सी दिया हुआ, ठीक है। तो देन एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम दो ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं ये। तो कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, डी ई सी। तो अगर मैं देखूं ए बी सी सिमिलर है डी ई सी के, यानी कि ए बी अपॉन में क्या होना चाहिए डी ई, ए बी अपॉन में डी बराबर होगा बी सी, बराबर होगा बी सी अपॉन में सी डी, बी सी अपॉन में सॉरी बी सी अपॉन में ई सी, बी सी अपॉन में ई सी। अच्छा ए बी की वैल्यू क्या है ए, डी ई की वैल्यू क्या है एक्स, इक्वल टू बी सी की वैल्यू क्या है, देखिए बी सी की वैल्यू क्या है बी प्लस सी, बी सी की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, बी ई प्लस का ई सी, बी सी हो जाएगा, और अपॉन में ई सी की वैल्यू क्या है सी। अब इनको उल्टा कर दीजिए तो क्या आएगा एक्स अपॉन में ए इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन में सी। अब ये इधर जाके देखेंगे तो एक्स अपॉन, हाँ देखिए ए अपॉन एक्स को क्या लिख दिया, एक्स अपॉन ए लिख दिया, और बी प्लस सी अपॉन सी को क्या लिख देना है सी अपॉन में बी प्लस सी, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो ये आएगा ए सी अपॉन में बी प्लस सी, ए सी अपॉन में बी प्लस सी, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए थोड़ा सा प्यारे प्यारे क्वेश्चन दिया है सीबीएसई ने भाई, इज्जत से पढ़ेंगे। कह रहा है इफ ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल एंड कॉर्ड पी क्यू मेक्स एंगल 50, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल एंड कॉर्ड
जो पी क्यू है मेक एंगल 50 डिग्री विथ टेंजेंट पी आर, मतलब दिस एंगल इज 50 डिग्री, this angle is 50 degree at point of contact, okay, that is okay. Then the angle subtended by chord at center, angle subtended by chord at center बताना है, कोई नहीं। ओके देखिए ध्यान से, ये 50 डिग्री बनाता है टेंजेंट के साथ, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनता क्या है रेडियस के साथ, वो बनता है बेटा आपको पता होगा, दिस इज 90, रेडियस के साथ क्या बनाता है 90, यानी कि 50 तो उधर बना लिया इसने, 50 यहाँ बना लिया, तो यहाँ पे क्या बना रहा होगा 40। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे भी क्या बनेगा 40, क्योंकि ये रेडियस से बना हुआ कॉर्ड पे एंगल है ना। तो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, हालांकि यहाँ पे ये वाली थ्योरम नहीं लगेगी, ऐसे समझ लो कि रेडियाई से बने हुए हैं ना, तो बोलते हैं ना कि इक्वल साइड्स हैविंग इक्वल एंगल्स, है ना, या एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, वही कहानी। तो ये थ्योरम लग जाएगा एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पे 40 बना तो यहाँ पे भी क्या बनेगा 40, ये 40 कितना हो गया 180, और ट्रेंगल सम कितना होता है, ट्रेंगल सम होता है आपको समझ में आ रहा होगा 180 होता है, तो 180 में 80 घटा देंगे तो दिस इज एंगल 100, कितना आएगा 100। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। तो कॉर्ड के द्वारा सेंटर पर कितना एंगल बनाया जा रहा है 100, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगला सवाल थोड़ा सा देखेंगे, हाँ ये देखिए इसमें बहुत सारे सवाल एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए ये जो एपी है वो किसके बराबर हो जाएगा, हालांकि एक थ्योरम समझ लो, सबसे पहले थ्योरम क्या है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, क्लियर है, इक्वल होता है बेटा। तो यहाँ से देखेंगे तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, पी क्यू आर एस क्या है एक्सटर्नल पॉइंट है, ओके। तो यहाँ से देखेंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई ए पी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए क्यू के बराबर होगा, सॉरी जो ए पी होगा ध्यान से देखेंगे वो किसके बराबर होगा, पी डी के बराबर होगा, ठीक है ना। पी से क्या क्या बन रहा है, पी ए बन रहा है और पी डी बन रहा है, तो ये पी डी के बराबर होगा, ये क्वेश्चन नंबर क्या है 1। दूसरा देखिए, अगर ए क्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा बी क्यू के, ए क्यू किसके बराबर होगा बी क्यू के, ठीक है। तीसरा देखिए, यहाँ से आर बी या बी आर जो होगा वो किसके बराबर होगा सी आर के, किसके बराबर होगा बी आर इक्वल टू क्या होगा सी आर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सी एस किसके बराबर होगा डी एस के, सी एस किसके बराबर होगा डी एस के। अच्छा बच्चा, ये इस तरीके से इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 तो बन गया आपका। और ये क्यों बने, तो उसका रीजन आपको पता है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। अच्छा ये तो बन गया। तो थोड़ा सा इस चीज को हम लोग देखेंगे, कुछ इस तरीके से करते हैं कि एक तरफ से पी क्यू बना लेते हैं और एक प्रकार सामने सामने वाली साइड्स को हम लोग एक साइड कर लेते हैं, जैसे पी क्यू और आर एस। तो अगर मैं देखूं पी क्यू बनाने के लिए किसकी जरूरत है, ए पी और ए क्यू की, किसकी जरूरत है ए पी और ए क्यू, ठीक है। और आर एस बनाने के लिए किसकी जरूरत है, तो आर एस बनाने के लिए हमें सी आर और सी एस की, तो सी एस तो मिल गया, सी आर को पलट देते हैं, तो इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं सी आर इक्वल टू बी आर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को जोड़ लिया जाएगा, ठीक है ना, हमने बस पलट के लिख लिया और कोई बात नहीं, इसको अभी इसी वजह से गायब कर देते हैं। तो एडिंग ऑल फोर इक्वेशन, एडिंग ऑल फोर इक्वेशंस, सारे इक्वेशंस को जोड़ दीजिए, ए बी प्लस ए क्यू क्या बन जाएगा, ए बी प्लस ए क्यू बन जाएगा, देखो ए बी प्लस ए क्यू प्लस सी एस प्लस सी आर इक्वल टू, यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा पी डी प्लस बी क्यू, ठीक है ना, ए बी प्लस ए क्यू सी एस प्लस सी आर, यहाँ से क्या बनेगा पी डी प्लस बी क्यू, पी डी प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस बी आर। इस तरीके से चीजें हमारे सामने आ रही,
अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ए पी प्लस ए क्यू अगर हमने जोड़ा, ध्यान दीजिए, ए पी प्लस ए क्यू हमने जोड़ा तो ये क्या बन जाएगा, ए पी और ए क्यू मिलके क्या बन जाएगा, पी क्यू। क्या बन जाएगा, पी क्यू। सी एस प्लस सी आर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, आर एस इक्वल टू पी डी प्लस बी क्यू। देखेंगे पी डी प्लस बी क्यू का कोई जोड़ है, पी डी और बी क्यू का कोई जोड़ नहीं, लेकिन पी डी प्लस डी एस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पी एस। पी डी प्लस बी एस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पी एस। और यहाँ पे क्या दिया, डी एस प्लस बी आर, सॉरी, पी डी प्लस डी एस हो गया तो बी क्यू प्लस बी आर। अब देखेंगे बी क्यू प्लस बी आर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका क्यू आर। बी क्यू प्लस बी आर मिलकर क्या बन जाएगा, क्यू आर। अच्छा भाई, पी क्यू की वैल्यू हमें पता है कितनी, 12। आर एस की वैल्यू हमें पता है, आर एस की वैल्यू 14। और पी एस की वैल्यू हमें निकालनी ही है। और क्यू आर की वैल्यू देखेंगे बच्चा, क्यू आर की वैल्यू है 15। तो 12 10 22 4 26 26 इक्वल टू पी एस प्लस 15, ये माइनस हो जाएगा, पी एस इक्वल टू 26 माइनस का 15, यानी आंसर होगा 11। तो राइट आंसर इज 11 सेंटीमीटर। राइट आंसर क्या होगा, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, चलेंगे थोड़ा सा आगे देखेंगे। यहाँ पे अगला सवाल क्या है, गिवन दैट साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी। कह रहा है कि साइन थीटा क्या दिया हुआ है, ए अपॉन बी। तो इसे सवालों को तो बहुत प्यार से निपटा देना। कैसे करोगे, देखो ध्यान से। राइट एंगल ट्रायंगल ले लो खटाक से, तुरंत, सोचना नहीं ज्यादा। राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया और यहाँ पे ये थीटा ले लिया, और दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में, साइन थीटा इक्वल टू आपको पता होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये। ठीक है, तो बेस क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यानी कि ये वाली चीज कैसे आएगी, देखेंगे, बी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस, इसको एक्स मान लो भी, प्लस एक्स स्क्वायर। तो यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। क्यों भाई, ये तो आएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, हाँ कि ना। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू पूछिए, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बताएंगे, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, बी। तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी। तो ऑप्शन हमारा है सी ऑप्शन। क्लियर है। सेके प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए किसके बराबर होगा। तो थोड़ा सा इस सवाल को देखेंगे, हटाते हैं इसको, ऐसा करते हैं, नोट तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने। देखिए, सेके प्लस टेन है, सेके प्लस टेन है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, 1 माइनस साइन है। ठीक है, किसके इक्वल होगा भाई, देखो, सेके को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए, साइन ए, टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए, और ये क्या दिया हुआ, 1 माइनस साइन। इस चीज को अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो कॉस ए 1 प्लस साइन ए, और इधर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए कट जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा, कॉस ए। तो यानी कि आपको ये तुरंत समझ में आ गया थोड़ी देर में कि क्या होगा आंसर इसका, कॉस ए। ये वाला देखो भाई, कह रहा है इफ ए पोल ऑफ 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो ऑफ 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन ग्राउंड। ठीक है, ये तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने। चलते हैं आगे, देखिए, अगर मैं जल्दी मिटा दूं तो आपको वीडियो पॉज करके बड़े प्यार से नोट कर लेना है। ठीक है, कह रहा है शैडो कितने की आ रही है, 6 मीटर की पोल की शैडो, 6 मीटर की पोल की शैडो। ठीक है, 6 मीटर की पोल की शैडो, ये है 6 मीटर का पोल, और उसकी शैडो आ रही है कितनी, 2√3 मीटर लॉन्ग। ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ा नहीं। सन का एलिवेशन कितना, थीटा ही तो पूछ रहा है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो यानी कॉस थीटा, परपेंडिकुलर बेस यानी कि tan थीटा ना,
क्यों भाई, रिलेशनशिप गलत नहीं लगाएंगे, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 2√3, यानी कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन में √3, इसका मतलब √3 इंटू √3 अपॉन में 3 कट जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू √3 यानी कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या आएगा √3 बचा, इसका वैल्यू आता है 60, आप चेक कर लेना टेबल से। तो ये आंसर क्या आएगा इसका 60 आएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है, इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। अच्छा, पेरीमीटर और सर्कल, तो उस केस में रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा। बड़ा सवाल, बढ़िया है भाई, देख लो ध्यान से, तुरंत लगे हाथ। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, ओके। और एरिया का मतलब एरिया होता है πr², और न्यूमेरिकली इक्वल है यानी 2πr इक्वल टू πr² ना, यही तो होगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू क्या होगी 2, तो रेडियस तो भैया 2 ही यूनिट आएगा, ठीक है। रेडियस कितना आएगा 2 यूनिट आएगा। चला जाएगा अगले सवाल की तरफ। ठीक है जी, देखिए सवाल क्या है, ओके। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है पहला 15 वाला कि इट इज प्रपोज टू build a new circular park equal in area to sum of area of two circular park of 16 and 12 मीटर रेडियस ऑफ न्यू पार्क। तो इसमें क्या दिक्कत है, पाई बड़े वाले पार्क का जो रेडियस है वो कैपिटल आर रख लिया, पाई और डायमीटर दिया हुआ 16, देख रहे हैं डायमीटर दिया है 16, यानी कि क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस पाई, और ये किसका हो जाएगा 12 दिया है डायमीटर यानी कि 6 का स्क्वायर, तो यानी कि पाई आर का स्क्वायर इक्वल टू पाई 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर यानी कि 64, और इसका क्या हो जाएगा 36, आर स्क्वायर इक्वल टू 100, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 मीटर, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 मीटर। तो रेडियस ऑफ न्यू पार्क विल बी 10 मीटर। 16 वाला सवाल देखेंगे, 16 वाला सवाल देखेंगे। 16 वाला सवाल क्या है, देयर इज ए स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2a यूनिट सर्कमस्क्राइबिंग रेड सर्कल, ठीक है ठीक है। जयदेव इज आस्क्ड टू कीप ए डॉट ऑन द अबव सेड बोर्ड, प्रोबेबिलिटी दैट ही कीप द डॉट ऑन शेडेड रीजन, ओके। तो बेसिकली शेडेड रीजन का और अपॉन में टोटल एरिया, तो इस चीज को थोड़ा सा अगर मैं बाहर ले आऊं, देखिए इसको मैं थोड़ा बाहर ले आता हूं तो आपको थोड़ा ज्यादा समझा पाऊंगा, ठीक है। थोड़ा फट गया है लेकिन चल जाएगा काम अपना, ठीक है ओके। तो इन्होंने स्क्वायर बोर्ड लिया हुआ है, इसका साइड आपको पता है 2a 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 2a, तो इसका रेडियस भी अगर मैं देखूं, ये सब कुछ 2a है, क्लियर है ना। तो ये थोड़ा लंबा दिख रहा हो तो उससे परेशान नहीं होना है, ये अगर लंबा दिख रहा हो तो इससे परेशान नहीं होना है। बेसिकली इट्स अ सर्कुलर बोर्ड, इट्स अ सर्कल जो अंदर है और बाहर क्या है स्क्वायर है, तो ऐसे समझ लो 2a। तो एक बात बड़ी क्लियर हो गई कि इसका जो डायमीटर है वो भी क्या होगा 2a होगा, ठीक है। इसमें सोचने की ज्यादा बात है नहीं, देखेंगे ध्यान से क्या कहानी बन रही है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल लिया जाए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाला जाए। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन बड़े आराम से निकाला जा सकता है, कैसे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर बोर्ड यानी कि 2a इंटू 2a यानी कि साइड का स्क्वायर माइनस का पाई इंटू 2a है, ध्यान से समझिएगा ये 2a टोटल इसका डायमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 2a है, तो इसका रेडियस क्या होगा a होगा ना, तो यानी कि पाई इंटू a का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो गया 4a² माइनस का ये वाला क्या हो जाएगा पाई a² यानी कि a² ब्रैकेट में हो जाएगा और 4 माइनस पाई, दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ओके।
एंड प्रोबेबिलिटी दैट ही कीप्स डॉट ऑन शेडेड रीजन, तो प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है कीपिंग अ डॉट ऑन शेडेड रीजन। प्रोबेबिलिटी में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में कीपिंग अ डॉट ऑन शेडेड रीजन, ठीक है, शेडेड रीजन। तो ये बड़े प्यार से हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे कि भाई शेडेड रीजन का एरिया कितना है, ए स्क्वायर 4 माइनस पाई, और टोटल एरिया है ना, यही तो होता है इवेंट फेवरेबल इवेंट अपन टोटल इवेंट यानी कि टोटल एरिया, ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, है ना। टोटल एरिया क्या होगा, स्क्वायर है ना, तो 2a इंटू 2 4a स्क्वायर, तो यहाँ से a स्क्वायर गया, तो आंसर क्या है 4 माइनस पाई अपॉन में 4। तो हम लोग देखेंगे 4 माइनस पाई अपॉन में 4, आंसर दिया हुआ बी में, बिल्कुल सही जवाब है ये बी। ओके, तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। हमें विश्वास है कि आपको मजा आ रहा होगा इस सवाल को करते करते, और साथ में आप अपनी तैयारी भी जांच पा रहे होंगे कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो गई है। 17वां सवाल देखेंगे। कह रहा दो कार्ड हैं, दो कार्ड ऑफ हार्ट्स, 4 कार्ड ऑफ स्पेड्स आर मिसिंग फ्रॉम 52 कार्ड्स। ओके, एक तो दो कार्ड्स ऑफ हार्ट, ठीक है ना, दो कार्ड ऑफ हार्ट्स। ओके चलिए अच्छी बात है, हार्ट क्लब स्पेड और डायमंड होता है ना, तो उसमें से दो कार्ड हार्ट के गायब हो गए, और 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड भी गायब, कोई नहीं, स्पेड की 4 कार्ड गायब है। तो कह रहा है ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम रिमेनिंग पैक, ठीक है ना। तो इसमें समझिए कि कह रहा है कि एक कार्ड जो है निकाल लिया जाता है रैंडमली, तो टोटल सबसे पहले नंबर देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड, टोटल नंबर ऑफ कार्ड आपको पता है कि वो कितने होते हैं 52 कार्ड, कितने होते हैं भाई 52 कार्ड्स, क्लियर है। इसमें से मिसिंग कितने हैं, तो मिसिंग हैं 6, मिसिंग कितने हैं 6। तो आपको पता होना चाहिए हार्ट और डायमंड रेड कलर के होते हैं, तो इसमें से रेड और ये क्या है ब्लैक, ध्यान से समझेंगे। तो मिसिंग रेड और मिसिंग ब्लैक की बात हो रही है, ठीक है ना, मिसिंग रेड और मिसिंग ब्लैक। तो मिसिंग रेड कितने, 2, मिसिंग ब्लैक कितने 4, और टोटल कितने 6। तो रिमेनिंग कार्ड कितने बचे, सबसे पहले रिमेनिंग कार्ड की बात कर लें। तो रिमेनिंग कार्ड हमारे पास बचे 52 में से 6 घटा देंगे 46 कार्ड्स, क्या बचे 46 कार्ड। ओके, अब अगली जो बात हो रही है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ही कीप्स सॉरी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, ठीक है। तो अभी आपको एक बात पता है कि यार 52 कार्ड है, जिसमें से 26 क्या होते हैं रेड होते हैं, और 26 क्या होते हैं ब्लैक होते हैं, ठीक है। 26 में से, ध्यान से समझिएगा, 26 में से ब्लैक में और 4 गायब हो गए, तो यहाँ पे रिमेनिंग ब्लैक कार्ड जो है वो कितना बचा बेटा, वो 26 में से 4 घटा देंगे 22 बचा। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ब्लैक कार्ड की जो है वो क्या बची 22 डिवाइडेड बाई 46, यानी कि 11 अपॉन में 23, 11 अपॉन में 23 या 22 अपॉन में 46। तो आंसर क्या आ रहा है बी आ रहा है, ठीक है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए। चलिए थोड़ा सा हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं, सवाल देखेंगे प्यारा सा। क्या कह रहा है 18वां सवाल देखिए बेटा, 18वां सवाल क्या कह रहा है, अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास ऑफ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज, ये दिया हुआ है, ठीक है, बिलो 140, बिलो 145, बिलो ऐसे करके दिया हुआ है, नंबर ऑफ गर्ल्स दिए हुए हैं, और अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास निकालने के लिए कह रहा है। तो टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने वाले हैं। कैसे, तो थोड़ा सा समझिए कैसे बनाते हैं। बिलो 140, बिलो 145, बिलो 150, बिलो 155, बिलो 160, बिलो 165, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। बिलो 140 पर क्या आ रहा है 4, यहाँ पर कितना आ रहा है बेटा 11, यहाँ पे कितना आ रहा है 29, यहाँ पे कितना आ रहा है 40, और यहाँ पे कितना आ रहा है 46, और यहाँ पे क्या आ रहा है 51। फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनेगी, ध्यान से देखेंगे।
फ्रीक्वेंसी टेबल 4 का तो 4 रहेगा, फिर ये इसमें से घटा देंगे 11 माइनस 4 7, 29 माइनस 11 ये आ जाएगा 18, 29 माइनस 40 दैट इज 11, 46 minus 40 6, 46 minus 51 that is 5. दिस इज द फ्रीक्वेंसी टेबल। ये जो है ये क्या है? फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी टेबल। मॉडल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? थोड़ा सा देखा जाए, मॉडल क्लास कौन सा होगा? मॉडल क्लास वही होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो मॉडल क्लास कौन सा होगा? ध्यान से देखेंगे आप तो यहाँ से अगर आप देखें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी? 4 7 18 11 6 5, तो 18 और 18 के करस्पॉन्डिंग अगर देखा जाए तो ये ऐसे बिलो 140, फिर 142 145, फिर 145 टू 150, 150 टू 155, 155 टू 160 और 160 टू 165, इसलिए यहाँ पर ये मॉडल क्लास बन जाएगा इसका। तो क्या बनेगा? 145 टू 150। और इन्होंने पूछा है अपर लिमिट, ठीक है, इन्होंने क्या पूछा है? अपर लिमिट इज 150, तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 150, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलते हैं आगे। ओके, इस सवाल को देख लेते हैं। इन्होंने कहा स्टेटमेंट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप इज सम ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। बिल्कुल सही बात है। एंड टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द प्लेन सरफेसेस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन टुगेदर, ये भी ठीक बात है। तो क्या होगा? बोथ assertion and region are true and R is correct explanation of A। बिल्कुल सही बात है। चलेंगे आगे, आगे देखेंगे क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है स्टेटमेंट -5 -5/2 0 5/2 इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देख लेते हैं भाई, ये -5 है, ये माइनस का 5/2 है, ये 0 है और ये 5/2 है। टेंशन नहीं, इसको इसमें घटा देते हैं, तो माइनस का 5/2 प्लस का 5, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? प्लस का 5/2, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पे प्लस का 5/2 है। फिर इसमें भी देखेंगे तो प्लस का 5/2 है, तो बिल्कुल सही बात है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। द टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर, ये गलत बात है। हो सकते हैं इसमें, देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यानी कि सिर्फ ये सही है, आर फॉल्स है, यानी कि ऑप्शन क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। थोड़ा सा एक बार चेक कर लिया जाए, ऑप्शन सी है, ठीक है। तो बचा पट्टी आप लोग थोड़ा सा समझिए इस चीज को। ये पूरा एमसीक्यू आप लोगों को करा दिया गया, 20 क्वेश्चंस आप लोगों के सॉल्व कराए गए हैं, और बाकी सेक्शन बी मैं कराऊंगा जल्दी ही, उसकी भी वीडियो आप लोगों को आएगी। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डीएस स्टडी पॉइंट और इससे जुड़े लोग जो हैं आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। हम लोग एकेडमिक के अलावा कंपैरेटिव मैथ और साइंस की भी वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। तो जो भी आपके जानने वाले लोग हैं, दोस्त मित्र हैं, उनको हमारी ऐसी यूजफुल वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा भी सहयोग करें, हमें बड़ी खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, मस्त रहें, लोगों की भलाई करते रहें और प्रसन्नचित्त रहें। थैंक यू।